हाँ बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन की, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन होता है क्या? एनिहिलेशन के बारे में मैंने थोड़ा बताया था, याद है? जब एंटी पार्टिकल, कौन कौन थे एंटी पार्टिकल? याद है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल, और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, बताया था एंटी पार्टिकल्स, ठीक है साहब। तो अभी अपन पेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं किसको? तो इसकी लिखो, कोलिजन ऑफ गामा फोटोन, कोलिजन ऑफ गामा फोटोन बाय न्यूक्लियस, कोलिजन ऑफ गामा फोटोन बाय न्यूक्लियस। एंड देखो, जब कोई गामा फोटोन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, एंड उस गामा फोटोन का, देखो इंटरेक्शन से वो जो एनर्जी उसका मास में कन्वर्जन हो जाता है, ध्यान रखना। एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, है ना। तो गामा फोटोन का न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करके उस गामा फोटोन से मास बन जाना, मास क्रिएट हो जाना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इसको इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। तो देखो, ये गामा फोटोन हो गया, ये, और ये जेडी न्यूक्लियस हो गया, इससे इंटरेक्ट करेगा, और अब देखो जब इससे इंटरेक्ट करेगा, ये गामा फोटोन हो गया, गामा फोटोन। देख समझना, दो तीन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गामा फोटोन हो गया, इसने आगे इंटरेक्ट करा, तो मैं बोलता हूं यहां पे इंटरेक्शन से एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस बनेगा, ठीक साहब। तो यहां से बीटा प्लस, सोच के देखना बेटा, बीटा प्लस इधर गया तो बताओ बीटा माइनस किधर जाएगा? बोलो बीटा माइनस किधर जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं बीटा माइनस के पास इधर जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है? सर क्यों? बताता हूं। सर आपको कैसे पता पड़ा? इधर बीटा प्लस और बीटा माइनस जो क्रिएट हुए हैं, अगर गामा फोटोन, मतलब अभी इसकी एनर्जी की भी बात करूंगा मैं, गामा फोटोन के खत्म होने से बीटा प्लस और बीटा माइनस जो क्रिएट हुए हैं, वो अगर एक इधर गया तो एक इधर जाएगा। सर आपको कैसे पता पड़ा? इधर आपने इधर क्यों नहीं भेजा या उधर क्यों नहीं भेजा? आपको पता है, देखो बेटा, ये अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन ने पढ़ा है कि जो ये लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो पार्टिकल नेचर इज फोटोन। तो मैं बोल दूं इसका मोमेंटम होता है, फोटोन का मोमेंटम होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, P बराबर h/λ। दिस इज द मोमेंटम, पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, तो ये दिस इज द मोमेंटम ऑफ, है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये इसका मोमेंटम है, मोमेंटम। और अगर फोटोन का मोमेंटम है, तो अगर इनिशियल मोमेंट है तो फाइनल भी मोमेंटम होना चाहिए। तो जो ये एमिट होंगे पार्टिकल, समझ गया, एक यूं गया तो दूसरा यूं जाएगा, क्लियर है? ताकि इनिशियल मोमेंटम अगर फोटोन का आगे था तो इनका भी आगे ही रहे, क्लियर है? तो मैं बोलता हूं इन दोनों के, देखो ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो दीज कंपोनेंट आर कैंसिल टू ईच अदर एंड दीज वुड बी एडेड। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ऐड हो गए, मोमेंटम कंसिडर कर, समझ गए क्या? ठीक सर, तो ये बात हो गई। तो ये आगे जाएंगे दोनों यू तिरछे, तो आगे मोमेंटम आ जाएगा और मोमेंटम कंसिडर रहेगा, और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यू जाने पड़ेंगे। अब सुनना, तो सर ये तो समझ में आ गया पेयर प्रोडक्शन होता क्या, गामा का न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करके एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अब देखो, अब बात करते हैं गामा की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं गामा खुद इनको प्रोड्यूस कर रहा है और इनकी रेस्ट मास एनर्जी, मगर ये चुपचाप भी पड़े रहे, इनकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो गई? तो मैं क्या मैं बोल दूं, मतलब चुपचाप तो क्या, ये आगे चले जाए, मतलब इसका मोमेंटम हो जाए, तिरछे जाने की बजाय आगे चले जाए, क्लियर है? तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी वो छोड़ो, रेस्ट मास एनर्जी इन दोनों की कितनी है? तो याद है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात मैं कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास, तो दोनों की 0.5, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं बोल दूं फॉर पेयर प्रोडक्शन, है ना, फॉर पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी, फॉर पेयर प्रोडक्शन मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन शुड बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो होनी चाहिए गामा फोटोन की, एटलीस्ट, है ना। तो गामा फोटोन की एनर्जी शुड बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक साहब। तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि एक ही है ना, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो एज वी नो, है ना, एज वी नो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा माइनस एंड बीटा प्लस इक्वल टू
बीटा माइनस बीटा प्लस की इक्वल होती है और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कैसे आई थी? तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके आइंस्टीन की इक्वेशन से। सर समझ में आ गया? तो 0.51 प्लस 0.51 तो दोनों की मिला के ये क्लियर है। तो ये हो गया पेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो गामा फोटोन की मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए और मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन है अपने, वो करके और कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन इसके, ठीक है। हाँ ये देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं एंड टू एंड, ठीक है। कहां तक क्वेश्चन हो गए थे अपने? लास्ट क्वेश्चन अपन ने कितनी 38 करी थी, बात कितनी करी थी? 37, चला जाओ 38। हाँ एग्जाम्पल 38, एग्जाम्पल 38 देखना क्या है कि 38 है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। पहले जो कराए थे वो तो ए गामा रे फोटोन क्रिएट्स a gamma ray photon creates an electron positron pair, an electron positron pair, an electron positron pair if rest mass energy if rest mass energy of an electron rest mass energy of an electron is 0.5 mega electron volt. Rest mass energy of an electron is 0.5 mega electron volt and है ना, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी दी है? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट, ये तो हमें पता ही है, ये नहीं भी रहता तो पता था। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब जब एमिट होंगे तो हो सकता है इनके पास काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ना, ये है ना, ये दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए विद स्पीड मूव कर रहे हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी of electron positron pair है ना, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर is 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। then what will be the energy of gamma photon? Then what will be the energy of gamma ray photon है ना। तो गामा रे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? चला जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन, इधर देखो बेटा। गामा रे ने एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि पेयर प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन है। रेस्ट मास एनर्जी 0.5 या 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, हमें पता है। अगले ने 0.5 दी तो 0.5 लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज दिस। तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ उनकी काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन? अब देखो आ जाओ, तो यहां सॉल्यूशन देख 38 का। क्या मैं बोल दूं, ये गामा रे फोटोन गया, ये जेडी न्यूक्लियस था, ठीक है, ये बीटा प्लस और ये बीटा प्लस और ये बीटा माइनस गए, चाहे यूं गए चाहे सीधे गए। अच्छा, इसकी एनर्जी निकालनी मेरे को गामा फोटोन की। अच्छा, और इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी दी है? 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे दोनों की मिला के देखो ना कितनी दी है, 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ठीक है, इनकी रेस्ट मास एनर्जी दी है, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ गामा फोटोन जो भी रही होगी वही तो इन सबको मिली होगी। तो मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एमी, है ना। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की सेम होती है ना, ट्वाइस ऑफ, यही लिख दे चला जा, है ना, थोड़ा और समझने के लिए। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा माइनस प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। ये तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस, है ना। तो देखो ये रेस्ट मास एनर्जी 0.5 दी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। वही किसकी है? पॉजिट्रॉन की। दोनों की सेम ही होती ना, है ना। प्लस ये दी है 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं जो टोटल एनर्जी जनरेट हुई दैट इज 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी जनरेट ऑफ गामा फोटोन।
ये तो सर समझ में आ गई, क्लियर है? तो 38 भी समझ में आ गया सर, बोलो। तो ये पेयर प्रोटेक्शन पे हो गया। अब एनिहिलेशन, एनिहिलेशन जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस है, क्या? बीटा प्लस और बीटा माइनस है ना, कोलैप्स करके क्या बन जाए? गामा फोटोन बन जाए। दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन। तो सर एक एनिहिलेशन पे भी अपन क्वेश्चन बिल्कुल देखते हैं। तो ये देखो है ना, एनिहिलेशन, ठीक है, एनिहिलेशन, ठीक है। तो जैसे आ गया क्या है, 0 है ना, +1, ये तो हो गया पॉजिट्रॉन को लिखने का तरीका है, एंड प्लस ये क्या आ जाएगा, बीटा 0 -1, ये इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये दोनों है ना बिफोर कंबाइनिंग, है ना, बिफोर कंबाइनिंग, है ना, मिलने से पहले और मिलने के बाद। तो मैं बोल दूं मिलने के बाद ये देखो एक फोटोन इधर जाएगा, एक फोटोन इधर जाएगा। तो मिलने से पहले और मिलने के बाद, क्लियर है? दिस इज गामा फोटोन, दिस इज गामा फोटोन। तो ये एक गामा फोटोन पीछे जाएगा, एक गामा फोटोन आगे जाएगा, ये है ना आफ्टर कंबाइनिंग। तो ये मिलने से पहले ये हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, है ना, बिफोर कंबाइनिंग और आफ्टर कंबाइनिंग, बिफोर कंबाइनिंग और ये है आफ्टर कंबाइनिंग। अब सुनना, क्या मैं बोल दूं कि ये देखो दोनों अगर रेस्ट पे थे और मर्ज हो गए, दोनों पास पास रेस्ट पे रखे थे, मर्ज हो गए और ये फोटोन बन गए, तो मैं बोल दूं मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनिहिलेशन में क्या होता है कि बीटा प्लस, ये लिख दो यहां आफ्टर कंबाइनिंग, है ना, यहां लिख दो आफ्टर कंबाइनिंग बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, होल मास है ना, इनका होल मास इज कन्वर्टेड इनटू गामा फोटोन, गामा फोटोन। दिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज, बोलो, दिस इज नोन एज, बोलो, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन। क्या? तो ये आफ्टर कंबाइनिंग बीटा प्लस द होल मास इज कन्वर्टेड इनटू गामा फोटोन, दिस प्रोसेस इज नोन एनिहिलेशन। इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं, क्लियर है? तो इन दोनों के मर्ज होने के बाद दो गामा फोटोन बन गए। अब देखो सिंगल गामा फोटोन नहीं बन सकता। सर क्यों नहीं बन सकता? मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, एक आगे गया एक पीछे जाएगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा, क्लियर है? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस पे कभी शानदार क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो गामा फोटोन, ठीक साहब, सर समझ में आ गई। अब देखो, तो क्या अब हो सकता है ये रेस्ट पे नहीं हो, ये मूव करते आ रहे हो, अगर ये मूव करते आएंगे तो थोड़ी एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, पर दोनों की इक्वल और अपोजिट है, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लियर है क्या? तभी तो मोमेंटम कैंसिल आउट होगा। सर क्या सिर्फ दो ही? नहीं, इससे भी ज्यादा गामा फोटोन एमिट हो सकते थे, ये तो मैंने मैक्सिमम एनर्जी के गामा फोटोन बनाए, सिर्फ दो एमिट हो, सिंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन इनवैलिड हो जाएगा, है ना, वॉयलेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, इसलिए कम से कम दो तो होंगे। तो एटलीस्ट 2 गामा फोटोन विल एमिट। बेटा बहुत एक्स्ट्रा जानकारियां दे रहा हूं मैं, इतनी तो बातें कोई करता ही नहीं है, समझ गए? चलो सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? तो क्या मैं बोल दूं कि इन दोनों के मिलने से एटलीस्ट 1.02, तो मैं बोल दूं मिनिमम एनर्जी, है ना, इसमें अपना मॉड्यूल में लिखा है नहीं लिखा है, मैं लिखा देता हूं, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तो बोल दूं मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनिहिलेशन ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, है ना, इन दो के एनिहिलेशन से इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो प्रोड्यूस्ड एनर्जी बोल रहा हूं मैं, गामा। हेंस मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड गामा फोटोन, एमिटेड गामा फोटोन विल बी कितनी हो जाएगी बेटा? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन, 51 मेगा इलेक्ट्रॉन कम। तो मिनिमम एनर्जी इतनी है, मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड गामा फोटोन विल बी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं बोल दूं बीटा प्लस बीटा माइनस मर्ज हुए, 2 गामा फोटोन बनेंगे कम से कम, और 2 गामा फोटोन बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एनर्जी रखेंगे, क्योंकि मोमेंटम इक्वल करने के लिए लैम्डा इक्वल होगा, है ना, सेम लैम्डा के फोटोन होंगे, तभी तो मोमेंटम कैंसिल आउट होगा। और अगर मिनिमम 2 निकले
है ना। अरे यार एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस, ये लिखो आप, ये मत लिखो मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि 4 हो सकता है 4 गामा फोटोन बन जाए, वो छोड़ो, ये गलत लाइन हो जाएगी। आप तो ये लिखो मिनिमम एनर्जी, क्यों? क्योंकि अगर रेस्ट पे होंगे, है ना, तो ये कब निकलेगी? व्हेन बीटा प्लस एंड बीटा माइनस आर एट रेस्ट, माइनस आर एट रेस्ट, आर एट रेस्ट। ठीक साहब, चलो साहब, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं एक, कितने क्वेश्चन हो गए, है ना, ये पेयर प्रोटेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ना, 38 होगा ना, 39, एग्जाम्पल 39, है ना। इफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, आर मूविंग in opposite direction, you लिख दो in opposite direction, है ना, towards each other, moving towards each other, ठीक है। बीटा हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन ईच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, and then find out energy of gamma photons, find out total energy of emitted gamma photons, अब सुनना, अब मैंने उससे बचने के लिए, है ना, कि कितने एमिट होंगे, मैंने टोटल एनर्जी पूछ ली, ठीक है। चलो साहब, तो ये उसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, ये बीटा प्लस जो क्वेश्चन है वो एक इधर मूव कर रहा है, एंड दिस इज बीटा माइनस, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों एनिहिलेट करे, और मैं बोल दूं गामा फोटोन। अब चूंकि इनका मोमेंटम नेट जीरो हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या मैं बोल दूं, ये 1.5 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये एनिहिलेट हुए, और यहाँ पे मर्ज होके कितनी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी, और ये गामा फोटोन निकलेंगे। क्लियर है? तो मैं 2 निकालूं 4 निकालूं, मेरे कहने का मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का 4 निकलेंगे तो भी यूं चले जाएंगे, 2 निकलेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो बोल दूं टोटल एनर्जी ऑफ गामा photons will be बोलो ke of beta plus ke of beta minus plus rest mass energy of plus minus plus rest mass energy of beta plus rest mass energy of beta minus, सबकी रेस्ट मास एनर्जी मिला लो दोनों की, और काइनेटिक एनर्जी मिला लो, इतनी एनर्जी होगी। चलो आ जाओ साहब, तो बोल दो टोटल एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, यहां से लिखो टोटल एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा, 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस उनकी दोनों की मिला 0.51, जो हम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन प्लस 0.51 है। अगर नहीं दिए तो मेरे को तो पता है 0.51 आती, मैं 0.5 की लिखूंगा, तो ये आ गया 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होगी गामा फोटोन की टोटल। क्यों? क्योंकि जितनी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्या रेस्ट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी में, उन सबको मिला के टोटल कर लो, इतनी तो एनर्जी रिलीज होगी। सर समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो हाँ बेटा, अब अपन ने अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ लिया था, अब अपने को पढ़ना है बेटा रदरफोर्ड एंड सोडिस डी के लो। क्या पढ़ना है बेटा? रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड एंड सोडिस डी के लो, सोडिस डी के लो, ठीक है, डी के लो, ठीक है ना। अब देखो, अभी रदरफोर्ड और सोडी ने क्या बात करी पहले वो समझते हैं। रदरफोर्ड और सोडी ने बात करी कि एक कंटेनर के अंदर में अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भर दूं, समझना ध्यान से, है ना, जैसे रेडियम रेडोन जो भी है, रेडियम रेडोन, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भर दूं,
तो आपने देखा बचपन में घड़ी बताते, देखो मेरा घड़ी कितनी चमक रही, वो रेडियम होता है, वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तभी तो वो अंधेरे में चमकता है, वो लगातार डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जब भी स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज करेगा। तो बोल दो इसके नंबर, कंटेनर के अंदर रेडियम के जो भी नंबर होंगे n0, है ना, शुरू में जो लेते हैं उसको n0, वो लगातार घटेंगे, डिक्रीज होंगे, तो ये नंबर लगातार बदलते रहेंगे, दीज नंबर वुड बी वेरिएबल। तो रदरफोर्ड और सोडी ने देखा कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटे, लगातार डीके करे, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है वो कम होगा, तो वो किस फैशन में कम होगा, क्लियर है, किस फैशन में कम होगा, तो क्या कांस्टेंट रेट से कम होगा या रेट चेंज होने की रेट अलग होगी। तो उन्होंने ये देखा, जैसे एक बात समझना, क्या होता है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी, मतलब ये डीके होना, इसे प्रोबेबिलिटी, जैसे यहां पे खूब सारे रेडियम के एलिमेंट है, जैसे मैंने लिए 4, है ना, ये रेडियम के एलिमेंट है, तो सब जैसे ये रेडियम के एलिमेंट है ना, आ रहे करके ये है ना, ये खूब सारे एलिमेंट है, ये तो ये क्या होता है, ये टूटना चाहते हैं, ये अनस्टेबल है। जैसे पॉपकॉर्न में अपन वो अंदर उसके वो डालते, पॉपकॉर्न बनते हैं ना, जैसे अपन ने, तो वो पॉपकॉर्न की थैली खोल के अपन ने अंदर डाली, अब वो पॉपकॉर्न बनने के लिए क्या होता है, वो कोई भी कॉर्न, हर कॉर्न पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होना चाहता, तो कोई भी कॉर्न कभी भी ब्लास्ट होकर पॉपकॉर्न में कन्वर्ट, ये एक प्रोबेबिलिटी, मतलब हर चीज कन्वर्ट होगी हीट पाके, लेकिन कौन कब होगा, तो जितने ज्यादा नंबर डालूंगा उतने ज्यादा पॉपकॉर्न बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, समझ गया, तो जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी डीके रेट बढ़ती जाएगी, क्योंकि सब डीके होना चाहते हैं, तो कभी कोई हो रहा कभी, तो दिस इज ए रैंडम प्रोसेस, ठीक है, तो रैंडमली कभी भी कोई भी डीके हो जाएगा, आप गारंटी नहीं ले सकते पहले कौन डीके होगा, कभी भी कोई भी डीके हो जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि जितने ज्यादा नंबर, तो नंबर के प्रोपोर्शनल है, डीके होने की रेट नंबर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, डीके रेट, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, है ना, पहली बात और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस इज रैंडम है ना, रैंडम को आपको कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कौन जाएगा, कौन सा एलिमेंट पहले डीके होगा, है ना, एंड स्पॉन्टेनियस, है ना, हैंड टू हैंड, ठीक है ना, रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस, कौन जाएगा आप कुछ नहीं, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी टूटने की सेम है, ठीक है, एंड उन्होंने बोला, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा जितने ज्यादा नंबर उतना डीके रेट बढ़ेगी, तो डीके रेट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, डीके रेट है ना, डीके रेट इज प्रपोर्शनल टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट present at that time is proportional to number of present at that instant, है ना, decay rate is proportional to number of active, you लिख दो number of active radioactive element present at that time, at that instant, किसी भी इंस्टेंट पर रेडियोएक्टिव डीके रेट, है ना, डीके यू लिखो, डीके रेट एट एनी इंस्टेंट, यू लिख दो और ज्यादा अच्छे से, डीके रेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी, एक ही बात है, अगर लिख भी लिया तो एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस समय पर कितने एलिमेंट है। तो ये जो बात मैंने लिखी, तो मैं बोल दूं dN/dt, इधर देखो, किसी कंटेनर के अंदर अगर n न्यूक्लियाई है ना, और इसमें से dN डीके हो गए, ए dt टाइम में, है ना, t टाइम पर ये है और dt टाइम बाद इतने डीके हो गए, तो बोल दूं डीके रेट हो गई, dN चले गए dt टाइम में, तो dN/dt, और चूंकि कम हुए तो एक माइनस लगा दो, अगर आते हैं बढ़ते हैं तो मैं प्लस लगा देता, तो दिस वुड शो डीके रेट, जाने की रेट, दिस इज डीके रेट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम, किसी समय पर अगर n है तो उसके प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज्यादा उतनी डीके रेट, सही बात है, कॉर्न का पॉपकॉर्न बनना, इस बात पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉर्न कितने हैं,
अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो कुछ नहीं बनेगा, प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट होने वाली चीज ही नहीं है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे तो डीके होंगे, नहीं होंगे तो कहां से डीके होंगे? तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो dn माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उस समय पर प्रेजेंट न्यूक्लियाई की प्रोपोर्शनल होती है। आगे आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा बेटा माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू n लैम्डा। एक ये वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनलिटी, वेयर लैम्डा, where lambda is proportionality constant called decay constant, ठीक है। ये जो लैम्डा होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। देखो अब अगर सुनना मेरी बात, दो सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सेम नंबर, सॉरी, दो डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनके सेम नंबर है हजार, फिर भी डीके रेट अलग अलग आ सकती है, लैम्डा अलग अलग हुआ तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी डीके रेट ज्यादा, तो लैम्डा डीके होने की टेंडेंसी को बताता है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ये डीके होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। जितना ज्यादा लैम्डा उतना मटेरियल अनस्टेबल होता है, जितना लैम्डा ज्यादा होता है उतना मटेरियल अनस्टेबल होता है, वो जल्दी जल्दी डीके होता है। तो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट वुड बी मोर अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है, या मोर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक साहब। तो यहां से आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा dn बाई n, यहां आ जाएगा dn बाई n, ठीक है, ये माइनस, या माइनस उधर भेज दो, माइनस लैम्डा dt। तो मैंने dt उधर भेज दिया और n इधर लाया और कुछ भी नहीं कर रहा, और माइनस, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ द साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो। तो यहां से आ जाएगा dn बाई n इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया, लैम्डा बाहर ले लिया, dt, ए माइनस लैम्डा कांस्टेंट था बाहर ले लिया, यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से t, और शुरू में न्यूक्लियाई n नॉट माने थे ना मैंने, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वेयर n नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और आपको पता है इंटीग्रेशन dx बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x याद है, ln x, अरे वो ln नहीं रे, log बेस ex, ये तो आ जाओ। तो यहां से आ जाएगा log बेस e, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सब बेसिक मैथ में पढ़ा होंगे, n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब आ जाओ, ये लिमिट n नॉट से लेके n, ये लिमिट 0 से लेके t, अब रखो। तो ये आ जाएगा log बेस e n माइनस log बेस e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0, ये। तो यहां से log m माइनस n, log m बाई n आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ये क्लियर है। अब आपको log की प्रॉपर्टी पता है, अगर log को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते तो ये अपर पावर में चला जाता, तो यहां पे लिखूं मैं n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी, फिर इसको उधर भेजा तो n बराबर आ जाएगा बेटा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल डीके लो, इसीलिए इसको बोलते हैं रदरफोर्ड एंड सोडीज एक्सपोनेंशियल डीके लो, डीके लो नहीं एक्सपोनेंशियल डीके लो। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल डीके लो। डीके लो क्यों बोलते समझ में आ गया? क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं न्यूक्लियाई। तो इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ में, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ तो यूं आता है। तो ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लगातार कम होंगे n नॉट से, और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो थोड़ा सा ग्राफ को भी समझते हैं। देखो बेटा ये n, ठीक है, और ये t, ये तो शुरू में n नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा और ये लगातार घटेगा। अब ये देखो आप, ये तो ये मैं आपको ये हटाऊंगा, मैं वापस ये समझाने के लिए बना रहा हूं। ये देखो आप, मैं बता रहा हूं शुरू में, देखो शुरू में नंबर ज्यादा था n नॉट, तो देखो कितना जबरदस्त डीके हुआ। ये देखो इतना डीके हो गया, ये फिर अगले टाइम में ये देखो इतना ही डीके हुआ, ये फिर और आगे देखो ये इतना डीके हुआ, फिर और आगे देखो ये इतना डीके हुआ। तो क्या मैं बोल दूं शुरू में इतना डीके हुआ, फिर इतना, फिर और इतना, तो शुरू में डीके रेट ज्यादा थी। ये देखो 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड के इंटरवल ले लो। अरे टाइम यार, इक्वल इंटरवल बनाया ना मैंने, देखो ना, मैंने कोई बहुत दूर थोड़ी बना दिया। तो यूं समझ लो हर 1 सेकंड बाद, तो शुरू के 1 सेकंड में इतने डीके हो, फिर तो डीके रेट घटती जा रही है। सही बात है, जितने नंबर कम होंगे डीके रेट कमेगी, जितने कॉर्न कम होंगे उतने पॉपकॉर्न कम बनेंगे।
यस सर समझ में आ गई। तो डीके रेट इज प्रोपोर्शनल नंबर, ये तो सर समझ में आ गया। तो ये ग्राफ क्यों आया ऐसा समझ में आ रहा है ना, तब ये ग्राफ बना रहा हूं, ये टी और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, कभी भी कंटेनर पूरा खाली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये घटेंगे। ये आपके बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यस सर समझ में आ गया। ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ये n बराबर n0 है। अब एक होता है बेटा हाफ लाइफ, क्या होती है हाफ लाइफ, ठीक है ना, तो जिसमें ठीक है, तो अब देखते हैं हाफ लाइफ। तो शुरू में जल्दी जल्दी डी के होते हैं, बाद में धीरे धीरे हाफ लाइफ, टी हाफ से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये है टाइम, दिस इज टाइम, टाइम पीरियड इन विच half of the radioactive substance, half of the radioactive element, half of the radioactive element will, time period in which half of the radioactive element will disintegrate is called half life, मतलब वो टाइम जिसमें आधे रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके हो जाए। तो मैं बोल दूं मीन्स इन टी इक्वल टू टी हाफ, इतने समय में एन वुड बी n0 माइनस n0 बाई 2। आधे चले गए तो आधे ही बचे, इसको यूं भी बोल सकता हूं आधे बचे। पुट इट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में रखो, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो ये वाले जो डेटा है उसको इक्वेशन 1 में रखो, तो यहां से आ जाएगा n0 बाई 2 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। अरे बोलो ना बच्चों टी हाफ, ये तो यहां से n0 कैंसिल हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो e की पावर लेमडा टी हाफ को मैं कैपिटल टी लिख दूं क्या, या चलो टी हाफ ही लिखो, चलो इज इक्वल टू इधर देखो इसको 1 अपॉन में लिख के उधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा, है ना। तो यहां से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड, तो यहां से लॉग कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां आ जाएगा लॉग बेस ई की पावर लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2। ये अब ये लेमडा टी की हाफ आगे आ जाएगी पावर, अरे बोलो, तो ये पावर आगे ले ली टी हाफ, लॉग बेस ई इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2। तो यहां से ये 1 हो जाएगा क्या, बेस और ये सेम होती है तो 1, ये सब लॉग की प्रॉपर्टी बेटा, बेसिक मैथ में जाके लॉग देखो वापस ढंग से। तो लॉग बेस E2, यहां से बोलो टी हाफ कितना आ जाएगा बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस E2 अपॉन लेमडा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, खूब क्वेश्चन आते, खूब ये और करके लिखो इसको, और ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे इस नाम से जानता है या इस वे में जानता है क्या, टी हाफ बराबर 0.693, दिस वैल्यू इज 0.693। सर कैसे आई, बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करा। बेटा लो इधर देख, थोड़ा समझा देता हूं E2, तो ये थोड़ा बेसिक मैथ की बात है, 03 log बेस 10 हो जाता है ये, और log बेस 10 2 और log बेस 10 3 की वैल्यू अपने रटी हुई है, तो ये 2.303 इंटू 0.3010 ये आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा 0.693। कितना आ जाएगा ये 0.693, ये क्लियर है, तो 0.693 हो जाएगा वो अपॉन लेमडा, ये दिस इज द वैल्यू। तो 0.693 अपॉन लेमडा, टी हाफ वुड बी द 0.693 अपॉन लेमडा। सर समझ में आ गया, ओके सर क्लियर है मामला, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो दिस इज हाफ लाइफ। तो अब ये कैसे आया मेरे को, बेटा ये इससे मतलब नहीं है, हाफ लाइफ होती क्या ये पता है अपने को, और दिस इज द फॉर्मूला, क्या n बराबर n0 डी की, इस तरह से नंबर घटते हैं और उसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो नंबर घटेंगे और जैसे जैसे नंबर घटेंगे डी के रेट भी घटेगी, ये देखो
ठीक है, डी के रेट, ये डी के रेट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ये, तो बोल दू डी के रेट नंबर के प्रोपोर्शनल है, शुरू में ये ज्यादा थी तो डी के रेट वर्सेस अगर नंबर का ग्राफ बनाऊं तो बोलो यहां से डी के रेट वर्सेस नंबर का ग्राफ बनाऊं तो ये नंबर कोई कांस्टेंट थोड़ी है, अरे तो नंबर भी देखो डी, ये एन भी तो एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी है, ये है क्या, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और वहां रखूंगा तो लेमडा एन नॉट कांस्टेंट, ये चले वहीं बनाते, आ गया इधर आ, एन की वैल्यू जहां निकाली वहीं बना, यहां देख मैं बोल दूं ये डी के रेट, तो डी के रेट का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ये यहां पे थोड़ा सा साइड में यू, ये एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा। अगर मैं डी एन बाई डी टी डी के रेट वर्सेस एन का इसका ग्राफ बताऊं टाइम का, तो टाइम के साथ डी के रेट का क्या होगा, तो टाइम के साथ नंबर घटेंगे, देखो डी के रेट क्या है, तो डी एन बाई डी टी को मैं लिख दूं क्या, एन नॉट लेमडा एन, लेमडा एन में एन की वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो मैं बोल दूं ये सब कांस्टेंट है, तो डी के रेट भी ऐसे ही घटेगी, तो जैसे जैसे नंबर एक्सपोनेंशियली घटेंगे डी के रेट भी ऐसी ही घटेगी, शुरू में डी के रेट होगी लेमडा एन नॉट, और उसके बाद लगातार जैसे जैसे नंबर घटेंगे वैसे वैसे, तो डी के रेट और नंबर सेम फैशन में घटते हैं, डी के रेट और नंबर सेम फैशन में घटते हैं, ध्यान रखना, तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो डी के रेट भी नंबर के साथ घटती है, जैसे जिस फैशन में नंबर घटेंगे उसी फैशन में डी के रेट घटेगी, इसको एक्टिविटी बोलते हैं, आगे बात करेंगे अपन, अभी मेरा इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, तो सर समझ में आ गया, तो यहां से अपन ने ये चीजें पढ़ ली, अब अपने को करने बेटा इसमें न्यूमेरिकल्स, क्या करने बेटा, तो रेडियो एक्टिविटी पे अपने को न्यूमेरिकल करने, तो अभी अपन ने बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ बेटा, तो अब अपन को क्या देखना है इसमें, जैसे ये हाफ लाइफ पता पड़ेगा, हाफ लाइफ क्या होगा, जब आधे हो जाए, जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है उसके आधे हो जाए, तो बोल दो अगर शुरू में एन नॉट न्यूक्लियस है तो आफ्टर वन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा बेटा, आफ्टर वन हाफ लाइफ है ना, 1 टी हाफ, आफ्टर 1 टी हाफ, तो बोल दो ये हो जाएगा एन नॉट बाई 2, इसको इसी फॉर्म में ले रहने दो, आफ्टर 2 टी हाफ, ए शुरू से देख रहा हूं मैं है ना 2 टी हाफ, तो बोल दो एक बार और आधा जो है उसका आधा, तो जो न्यूक्लियस है जो है उसके आधे रह जाएंगे है ना, जो है उसके आधे चले जाएंगे, ये एन नॉट बाई 2। अच्छा 3 हाफ लाइफ बाद, 3 हाफ लाइफ बाद 3 टी हाफ के बाद फिर से जो है उसका आधा, तो क्या मैं बोल दूं ये 3 बार तो आ गया, ऐसे आफ्टर एन एथ हाफ लाइफ है ना, आफ्टर एन हाफ लाइफ एन टी हाफ, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, तो जो न्यूक्लियस है वो एन नॉट अपॉन, देखो सुनना, एक हाफ लाइफ बाद एक 2 आया, हर हाफ लाइफ एक हाफ दे रही जो है उसका आधा, तो 2 हाफ लाइफ बाद 2 टू दी पावर 2 आए, तो आई कैन राइट दिस लाइक एन नॉट बाई 2 टू दी पावर 2, अरे इट कैन बी रिटन एज एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 2, इट कैन रिटन एज एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 3, एंड इट वुड बी 2 टू दी पावर n, दिस इज रिमेनिंग न्यूक्लियाई है ना, है ना, वेयर n is नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ए जो बचे रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रिमेनिंग रेडियो एक्टिव है ना न्यूक्लियाई, कितने बचे उनके नंबर है ये, हेंस डिकेड न्यूक्लियाई, हेंस नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, जो चलेगा उनके नंबर कितने होंगे बोलो, विल बी बोलो कितने होंगे, n माइनस एन नॉट, सॉरी एन नॉट माइनस एन, इतने बचे हैं तो एन नॉट माइनस एन, ये इतने डीके हो गए, एन नॉट में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यहाँ पे है ना, वेयर एन इज रिमेनिंग न्यूक्लियस, चलो नंबर ऑफ डिकेड को छोड़ दो है ना, एंड एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सर ये क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ, सर ये क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, बता देता हूं, तो यहां एन का भी एक फॉर्मूला आता है, एन बराबर हो जाएगा, ये यहां लिख रहा हूं बेटा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी टाइम आपको दिया होगा, जैसे ये क्या थी 1 हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ, अगर मैं टी लिखूंगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये तो टी बराबर 1 हाफ लाइफ है ना, टी बराबर 2 हाफ लाइफ, तो ये नंबर है, ये एन हाफ लाइफ, एन इज नंबर क्या, टी अपॉन टी हाफ, तो ये टी बराबर आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो ये टी बराबर, तो ये एन बराबर कितना आ जाएगा, टी अपॉन टी हाफ, अरे बोलो, तो यहां से लिख दो टी अपॉन टी हाफ, तो यहां से टी अपॉन टी हाफ, समझना इस बात को, इधर देख, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब समझना,
ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब समझना। जैसे तेने मेरे को दिया एक हाफ लाइफ है 2 सेकंड की और तेने मेरे को 10 सेकंड दिए, तो 10 सेकंड में दो के कितने पार्ट बनेंगे? 5 10 सेकंड और एक हाफ लाइफ है 2 की, तो 10/2 5 तो देयर वुड बी 5 हाफ लाइफ। हर 2 सेकंड के 5 गैप होंगे, 5 ग्रुप बनेंगे 2 सेकंड के, तो 10 सेकंड में 2 सेकंड के 5 हाफ लाइफ होगी। ठीक साहब, तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो स्मॉल n बराबर होगा T/T हाफ। क्लियर है क्या? T/T हाफ। सर समझ में आ गई? चलो आ जाओ, अब थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, आ जा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है ना, रेडियो एक्टिविटी को ढंग से समझते हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था कि शुरू में जल्दी जल्दी एलिमेंट डीके होते, बाद में धीरे धीरे। इफ इनिशियली देयर आर 1000 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, ये मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं हाइपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन कंटेनर एंड आफ्टर 10 सेकेंड number after 10 second number of active या after 10 second 900 radioactive element are present, है ना। तो शुरू में 1000 थे, आफ्टर 10 सेकेंड 900 रह गए, देन आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड प्रेजेंट न्यूक्लियाई विल बी, आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड प्रेजेंट न्यूक्लियाई विल बी। ठीक है, ए 800, बी 790, सी 810, डी 780। अब ये 4 ऑप्शन है। मैं तेरे को बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी में डीके होता कैसे। तो बेटा एक बात बताता हूं, शुरू में कितने थे सॉल्यूशन में लिख। तो शुरू में अगर 1000 थे, है ना, ये कंटेनर के अंदर डब्बे में, 10 सेकेंड बाद अगर आप कह रहे हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड इट इज 900, तो क्या मैं बोल दूं कि 10 सेकेंड में कितना डीके हुआ? तो मैं बोल दूं 100 डीके हुए, 100 डीके। कितने एलिमेंट डीके हुए? 100 डीके हुए। अगर रेट कांस्टेंट होती, क्या डीके लो ऐसा है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कांस्टेंट रेट से डीके होते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कांस्टेंट रेट से डीके होते तो अगले 10 सेकेंड बाद 800 रह जाते, 800 रह जाते, फिर 100 डीके हो जाते, हर 10 सेकंड में 100 डीके हो जाते, है ना, 100 डीके। कब? जब रेट कांस्टेंट होती। अगर रेट कांस्टेंट होती तो 100 डीके हो गया 800। अभी 800 तो आएगा नहीं ए बेटा, चूंकि रेट कांस्टेंट नहीं तो 800 तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहले 100 डीके हुए तो अब 100 तो डीके नहीं होंगे, क्योंकि रेट इज नॉट कांस्टेंट। रेडियो एक्टिव डीके लो एक्सपोनेंशियल लो है, वो ये थोड़ी है कि डीके रेट इज कांस्टेंट। नहीं, डीके रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जितने ज्यादा होंगे। तो मैं बोल दूं शुरू में 1000 थे तो रेट ज्यादा, डीके रेट ज्यादा, 1000 पर डीके रेट ज्यादा, किससे? इन दोनों में कंपेयर ज्यादा। और मैं बोल दूं यहां नंबर कम, 900, तो रेट कम। तो जैसे जैसे नंबर घटेंगे 1000, 900, 800 कम होंगे तो रेट कम। तो मैं बोल दूं 100 से कम डीके होंगे। अगले 10 सेकंड में 100 से कम डीके होंगे। तो अगर वो मैं 790 टिक करता हूं तो ये तो 900 से 790 110 डीके हुआ है, उल्टा ज्यादा डीके हो गए 110 डीके। इसमें लिखो, अगर ये टिक करता हूं तो 110 डीके, नॉट पॉसिबल, 110 ज्यादा है। यहां ये टिक करता हूं ये, तो इसमें कितना आ जाएंगे बेटा? 120 डीके, 120 डीके, नॉट पॉसिबल बेटा, 110-20 डीके नहीं होंगे। तो सर, तो मैं बोल दूं 1000 से 900 100 डीके हुए, 900 से 810, 900 से 100 से कम डीके होंगे। और 100 से कम डीके, अगर 100 डीके होते तो 800 बचते, 100 से कम डीके होंगे तो 800 से ज्यादा बचेंगे, तो इट वुड बी ग्रेटर देन 800 से ज्यादा। तो मैं बोल दूं कंटेनर में कितने न्यूक्लियाई होंगे? 800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा। दिस इज द लॉजिक, 800 से ज्यादा। और एक ही ऑप्शन 800 से ज्यादा था। पहले क्वेश्चन को मैंने बिना फॉर्मूले लगाए किया,
800 से ज्यादा आएगा, गारंटी ले रहा हूं। चारों ऑप्शन में एक ही 800 से ज्यादा था, मजा आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। अगर लॉजिक हमारे पास नहीं है, हमारे पास अक्ल, हमारे पास सब्जेक्ट की समझ नहीं है, तो कैसे फंसोगे? आ जाओ बताता हूं। अब देखो, अगर सोल्व करना होता सॉल्यूशन, तो मैं क्या करता? देखो, एन नोट मुझे दिया है 1000 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या लिखता? एन बराबर एन नोट क्या है फर्स्ट इंफॉर्मेशन? टी बराबर 10 सेकेंड पे पर एन बचे हुए न्यूक्लियाई 900, ये दिया है ना रे। तो आ जाओ, फिर मैं यहां लिखता 900 या एन यूजिंग, ये देख ले कितनी रामायण होती। एन बराबर एन नोट, एन बराबर एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, फिर यहां लिखता 900, यहां लिखता 1000 ई की पावर माइनस लेमडा, और यहां लिखता 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आता कितना बेटा? यहां से आता ई की पावर 10 लेमडा, सीधा ई की पावर 10 लेमडा। बेटा देखो, इसमें लेमडा मत निकालो, बहुत को ई की पावर 10 लेमडा बराबर आता 10/9। इसको इक्वेशन 1 दे दो, मैं इसी को यूज कर लूंगा बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको पूरे को यूज कर लेंगे। लेमडा निकालेगा, लोग लेना पड़ेगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन, ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अब यहीं पे कर रहा हूं मैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन, तो सेकंड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना जाएगा बोलो, है ना। तो यहां पे लिख दो 800, सॉरी कितना बचा, एन निकालना है, और शुरू में 1000 था, ई की पावर माइनस लेमडा और टी, ये निकालना है। ये शुरू से टाइम है, ठीक है, और ये 20 सेकंड होएगा। कई बच्चे कहते सर 10 दिया था, बेटा वो तो अगला 10 था, और मैंने शुरू के नंबर रखे ना 1000। तो अगर मैं शुरू के नंबर 900 रखता तो यहां से आ जाता, मैं तो यहां से आ जा रहा हूं, तो 20 सेकंड हो गए ना, 20 सेकंड, समझना ये बात। अब आ जाओ, तो यहां से मैं क्या करूं बेटा, ये 1000। अब सुनना इसको एक काम कर, अपन यूं रहने दो, इसको 9/10 कर दो, और ई की पावर माइनस 10 लेमडा ही रहने दो। ये इक्वेशन 1 इसको करो। अब इसको भी ई की पावर माइनस में ही रहने दो, तो मैं बोल दो 1000, और ई की पावर माइनस, इसको 10 इंटू 2 कर रहा हूं, इसको 10 इंटू 2 कर रहा हूं, तो यहां पे 10 लेमडा की पावर 2 कर दूं, समझना। 10 इंटू 2 करा, पहले 20 को 10 इंटू 2 करा, और याद है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 20 हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू 9/10 है, तो आ जाओ यहां से 1000, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 9/10 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो यहां पे 100 से कट जाएगा, और ये 81, तो 810 ये आ गया। दिस इज द एक्चुअल मेथड। लेकिन अब आप सोचो, इतना काम अगर आप एग्जाम में करके फिर ही आंसर टिक करोगे, तो बेटा घर वाले ऊपर छत पे ले जाके देंगे धक्का नीचे कि तू किसी काम का नहीं है, ये देख पेपर छूट जाएगा। ठीक सर, तो लॉजिक से सर बड़ा जल्दी आंसर आ गया। लेकिन सर आप ये कह रहे हो, हाँ बेटा एग्जाम्पल 2 हो गए, अपना एग्जाम्पल 3 देख। ठीक है, इफ इनिशियल number of nuclei in a container is 10 raised to power 6, and its half life number of radioactive nuclei है ना, radioactive nuclei in a container is 10 raised to power 6. Its half life is T. Then या N नोट कर दो, is N नोट है ना, N नोट। then number of nuclei after time T equal to T/2 will be। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे रिजल्ट भी याद रखना है। पहले मैं 4 ऑप्शन ए है ना, N0/2, क्या कर दो N0/4, B N0/2, C N0/4, D
एन नॉट बाई रूट टू, है ना। और समझना बेटा ध्यान से हो, दिमाग भी लगाएंगे वो भी समझो बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सॉल्यूशन। क्या बोल दूं, शुरू में एन नॉट थे और एक हाफ लाइफ आफ्टर वन हाफ लाइफ है ना, आफ्टर टी टाइम, टी बराबर टी हाफ है ना, एक हाफ लाइफ बाद या टी टाइम बाद है ना, आफ्टर वन हाफ लाइफ टी टाइम। बेटा क्वेश्चन तो आपने नोट ही कर लिया ना, और ऑप्शन थे, जो ऑप्शन लिख रहा हूं ए बराबर है ना, ये चला गया एन नॉट बाई टू है ना, आगे पीछे हो सकते हैं 3 एन नॉट बाई 4, अरे ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं यार, 3 एन नॉट बाई 4, सी एन नॉट बाई रूट, ये डी में था है ना, और क्या था एन नॉट बाई 4 और डी था एन नॉट बाई रूट 2, आगे पीछे हो गए होंगे, ऑप्शन देख लेना है ना। सॉल्यूशन देखो बेटा, मैं बोल दूं शुरू में एन नॉट थे, आफ्टर वन हाफ लाइफ मैं बोल दूं एन नॉट बाई 2 हो जाते, ये बात मेरे को पता है बहुत अच्छे से। तो हाफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर मी है ना, एक हाफ लाइफ बाद इतने हो जाते हैं। अब इधर देखना हो ध्यान से, ये अब मैं बोल दूं इसके आधे 2 हिस्से कर दिए, तो मैं इसको 2 पार्ट में बांट रहा हूं, ये टी बाई 2, फर्स्ट टी बाई 2 एंड नेक्स्ट टी बाई 2, आधे का आधा, हाफ लाइफ से भी आधा। तो क्या मैं बोल दूं टोटल गए एन नॉट बाई 2, डीके कितने हुए, यहां से यहां तक डीके हुए एन नॉट बाई 2, ये डीके हुए एन नॉट बाई 2 डीके हो गए, अरे बचे भी इतने और डीके हो गए डीके। अगर रेट कांस्टेंट होती, देखो अगर रेट कांस्टेंट होती, अगर रेट डीके रेट कांस्टेंट होती, डीके रेट कांस्टेंट होती, हमेशा कांस्टेंट लेके सोचा करो, उससे पता पड़ता है कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, कांस्टेंट होती, कांस्टेंट पे सोचना आसान है, होती तो फर्स्ट टी बाई 2, फर्स्ट टी बाई 2 मैं इसके आधे एन नॉट बाई 4 एंड नेक्स्ट टी बाई 2, नेक्स्ट टी बाई 2 में भी एन नॉट बाई 4। तो जो एन नॉट बाई 2 डी के होते हैं, टोटल एन नॉट बाई 2 डी के होते हैं, वो एन नॉट बाई 4 एन नॉट बाई 4 होते हैं। यहां पे भी एन नॉट बाई 4 हो जाते हैं शुरू के टी आप में, और यहां पे भी एन नॉट बाई 4 हो जाते हैं। लेकिन क्या अभी ऐसा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बराबर बराबर डी के नहीं होंगे, शुरू में ज्यादा होंगे। तो क्या मैं बोल दूं फर्स्ट टी हाफ में, फर्स्ट टी हाफ के आधे टाइम में, टी हाफ के आधे टाइम में एन नॉट बाई 4 से ज्यादा डी के होंगे, तो शुरू में एन नॉट बाई 4 से ज्यादा डी के होंगे, इससे ज्यादा। तो मैं बोल दूं फर्स्ट में, यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे होंगे एन नॉट बाई 4 से ज्यादा, कांस्टेंट था वो, से ज्यादा डी के। तो पहले आधे टाइम में, जो भी टाइम है उसके पहले आधे में जितना होना है उसके आधे से ज्यादा डी के होगा। होना है एन नॉट बाई 2, उसका आधा एन नॉट बाई 4, उससे ज्यादा डी के होगा। तो एन नॉट बाई होते दोनों एन नॉट बाई 4 एन नॉट बाई 4 होते हैं, पर अभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, पहले एन नॉट बाई 4 से ज्यादा डी के होंगे, और नेक्स्ट हाफ में, नेक्स्ट आधे टाइम में एन नॉट बाई 4 से कम डी के होंगे, से कम डी के। ओके सर, ये बात समझ में आ गई सर। तो क्या मैं बोल दूं अगर एन नॉट बाई 4 डी के होता, अगर एन नॉट बाई 4 डी के होता तो 3 एन नॉट बाई 4 बचता। फर्स्ट टी बाई 2 के बाद एन नॉट बाई 4 डी के होता तो 3 एन नॉट बाई 4 बचता, लेकिन क्योंकि ज्यादा डी के हुआ तो इससे कम आएगा। समझ जल्दी मत कर, शुरू में है एन नॉट और आधा होके एन नॉट बाई 2 बचता है ना, लेकिन अभी देखो शुरू के आधे में जल्दी डी के होंगे, तो इसका आधा एन नॉट बाई 2 जो गया उसका आधा एन नॉट बाई 4, तो एन नॉट बाई 4 से ज्यादा डी के होंगे, और इससे ज्यादा डी के होंगे तो एन नॉट बाई 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 एन नॉट बाई 4 से कम बचेगा, लेकिन एन नॉट बाई 2 से ज्यादा होगा। तो ये जो बचेगा, ये जो बीच में न्यूक्लियस बचेंगे एन, वो 3 एन नॉट बाई 4 से ज्यादा एंड एन नॉट बाई 2 से कम, 3 एन नॉट बाई 4 से ज्यादा और एन नॉट बाई 2 से कम। तो 3 एन नॉट बाई 4 से ज्यादा और एन नॉट बाई 2 से कम, ये तो एन नॉट बाई 2 से कम, ये तो एन 3 एन नॉट बाई 4 से कम, उल्टा बोल गया मैं। ये जो न्यूक्लियस बचेंगे वो एन नॉट बाई 2 से कम, सॉरी एन नॉट बाई 2 से कम और 3 एन नॉट बाई 4 से ज्यादा, उल्टा बोल रहा हूं फिर। ये जो न्यूक्लियस बचेंगे वो एन नॉट बाई 2 से ज्यादा और 3 एन नॉट बाई 4 से कम, 75%, ठीक है। तो 75% से कम और आधे से ज्यादा होंगे, आधे से ज्यादा और 75% से कम।
क्योंकि शुरू में 25% नहीं जाएगा। क्लियर है? बोलो। चलो हाँ बेटा आ जाओ, एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक है, इफ इनिशियल नंबर ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इनिशियल नंबर एंड हाफ लाइफ of a radioactive element, of a radioactive element is N naught and T half respectively. Then after T बराबर T by 2, हाफ लाइफ का भी आधा टाइम है ना, T बराबर T by 2, हाफ लाइफ के भी आधे टाइम बाद N will be number of nuclei present will be, है ना? कितने होंगे ये बताना है। A चलो सोली कर दो, ठीक है, छोड़ो। और इसका रिजल्ट बड़ा स्टैंडर्ड है, वो याद रखना बेटा। तो क्या मैं बोल दूं A आफ्टर T, तो मैं बोल दूं N नॉट बाई 2 होंगे। A आफ्टर T, सॉरी T नॉट बाई, आफ्टर T बराबर T बाई 2, आफ्टर T बराबर T बाई 2, बोलो N बराबर N नॉट E की पावर माइनस लेमडा T, T की वैल्यू T बाई 2 रख दो, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, N बराबर N नॉट E की पावर माइनस लेमडा T बाई 2, ये। और आपको पता है T टाइम बाद, एंड एज वी नो, है ना, ये आ गया ये, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया ये। तो मैं यहां से इसको लिख दूं N नॉट E की पावर माइनस लेमडा T की पावर हाफ, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये। और ये वाली वैल्यू आपको पता है E की पावर लेमडा T, ये क्या होती है, इधर देख बताता हूं, ये इक्वेशन 1 कर दे और अब लिखो एज वी नो, ये N T हाफ लाइफ है ना, एज वी नो आफ्टर T हाफ, ये देखो T हाफ वाला टाइम है ना, आफ्टर T हाफ, आफ्टर T बराबर T हाफ, T बराबर T हाफ, T बराबर T, या T हाफ यही दिया ना, N बराबर N नॉट बाई 2 होता है, हेंस N बराबर N नॉट E की पावर माइनस लेमडा T, मैं ये N नॉट बाई 2, ये आ गया। ए यूजिंग दिस रेडियो एक्टिव लो, N की जगह N नॉट बाई 2 रख दिया और T की जगह T हाफ रख दिया, तो यहां से देखो कितना आ रहा है, E की पावर माइनस लेमडा T, N नॉट से N नॉट कट गया, तो मैं बोल दूं क्या, E की पावर माइनस लेमडा T इज इक्वल टू 1/2, पुट इन इक्वेशन 1 में रखो, तो जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे तो N बराबर आ जाएगा बेटा N नॉट, और यहाँ पे 1/2 रखोगे और पावर हाफ है ही सही, तो ये आ जाएगा N नॉट अपॉन रूट 2। बेटा ये वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या फर्स्ट T बराबर T बाई 2, T हाफ बाई 2, जो हाफ लाइफ है उसके आधे टाइम बाद, हाफ लाइफ के आधे टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन आफ्टर T बराबर T बाई 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रेजेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितने हो जाते हैं, इज N बराबर N नॉट बाई रूट 2, इज N बराबर N नॉट बाई रूट 2। तो जो T हाफ के आधे टाइम, मतलब बताओ T हाफ के आधे टाइम बाद जो प्रेजेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो बाई रूट 2 हो जाते हैं, जो थे उसके बाई रूट 2 हो जाते, ध्यान रखना। N ये आ जाएगा 0.707, है ना, 70% के करीब बचते हैं। तो T हाफ के आधे टाइम बाद N नॉट बाई रूट 2 हो जाते हैं, सीधा याद रखना। खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। इधर देख, एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, एग्जाम्पल 4 देख बेटा। इफ 10 ग्राम इनिशियली 10 ग्राम रेडियोएक्टिव एलिमेंट having its half life T half equal to 10 day is present in a container
then after 5 day present radioactive, then after 5 day present radioactive, after 5 day present radioactive element, mass of remaining radioactive element will be A 5 ग्राम, B 2.5 ग्राम, C 7.5 ग्राम, D 7.07 ग्राम। ये बताना आपने को, ठीक है। अब आ जा मेरे लाल, सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं शुरू में 10 ग्राम है और हाफ लाइफ 10 दिन है, तो 5 दिन बाद क्या होगा? 5 डे, आफ्टर 5 डे। तो क्या मैं बोल दूं 10 ग्राम है तो 10 दिन बाद आफ्टर 10 डे ये हो जाएगा 5 ग्राम। तो 10 दिन बाद तो आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ 10 दिन है, तो 10 दिन बाद आधा हो जाएगा, पर अभी आधा नहीं होगा, तो आधे से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 5 दिन बाद आफ्टर 5 डे क्या होगा? ये आधे से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा, तो 5 से तो ज्यादा आएगा। और इधर देखो कितना आएगा, तो मैं बोल दूं n0/2, m/2, m/√2। अरे बोलो ना यार, नंबर n0/√2, तो ये इनिशियल का √2। जैसे नंबर घटेंगे वैसे ही मास घटेगा, वैसे ही मोल घटेंगे। अरे बोलो बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं 5 ग्राम का भी आता तो आप होगा अगले 10 दिन बाद, तो 20 दिन बाद 2.5 ग्राम होगा। तो 5 ग्राम या 5 ग्राम से कम तो गलत हो गए, 5 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 10 दिन से पहले बात हो रही है, 5 दिन बाद ही बात हो रही है, तो 5 ग्राम से ज्यादा होगा। तो 5 ग्राम से ज्यादा ये बचे 2। अब कैसे करेंगे? तो याद है सीधा आंसर, तो मैं बोल दूं एज वी नो, हमने तो रट लिया वो एज वी नो, क्या आफ्टर t बराबर t/2, t हाफ के आधे टाइम बाद, n बराबर n0/√2 बचता है, हेंस मास भी हेंस m बराबर m0/√2, तो √2 बचता है, √2। तो आ जाओ कितना आ जाएगा? तो यहां से मैं बोल दूं क्या √2, तो यहां से m बराबर आ जाएगा बेटा 10 ग्राम /√2, एंड 1/√2 0.707 होता है, 1/√2 0.707 होता है, तो मैं बोल दूं 0.707 इंटू 10, तो यहां से कितना आ जाएगा? बोलो m बराबर 0.70, तो ये 7.07 ग्राम। तो ध्यान रखना, जो है उसका √2 बचता है t हाफ के आधे टाइम बाद, जो है उसका √2 बचता है t हाफ के आधे टाइम बाद। ओके सर, तो ये समझ में आ गया, क्लियर है क्या? अच्छा, डीके कितना हो जाएगा? तो 70% बचा, 30% चला गया, तो t हाफ के आधे टाइम में 70% बचता है, सॉरी 70%, मतलब 30%, हाँ शुरू में 30% चला, 70% बचेगा, 30% चला जाएगा। सर क्लियर है सारी बात? ठीक है ये, ओके सर। नहीं समझ में आई? चलो हाफ लाइफ पे क्वेश्चन करते थोड़े से। एग्जाम्पल 5, if half life of a radioactive element is 10 day, then after 20 day, after 30 day, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई है ना, एक तो परसेंटेज की बात करता है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई विल बी, है ना, रिमेनिंग न्यूक्लियाई। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई विल बी। थर्ड, how much fraction will remain undecayed, ठीक है। फोर्थ, how much fraction will decay,
कितना, तो फ्रैक्शन में भी पूछ लेता, परसेंटेज में भी पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं है। आ जा बेटा, तो ये आ गया अपना बेसिक फॉर्मूला। आ जा सॉल्यूशन में। क्या सर, ये देख, तो क्या मैं बोल दूं इसकी एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 दिन दी है और 30 दिन की बात चल रही है, तो मैं बोल दूं टी बराबर दिया 30 डे और टी हाफ दिया है बेटा 10 डे, तो 10 दिन टी हाफ है ये, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगा टी अपॉन टी हाफ। बेटा 30 दिन में 10-10 दिन वाले कितनी हाफ लाइफ बन जाएगी, तो ये बन जाएगी बेटा n बराबर 30 डे अपॉन 10 डे, तो मैं बोल दूं 3 हाफ लाइफ बन जाएगी, तो मैं बोल दूं n बराबर 3, तो देयर वुड बी 3 हाफ लाइफ, तो n बराबर 3 आ गया। तो n बराबर 3 आ गया, तो बोलो कितने बचेंगे नंबर, n बराबर 3 आ गया, तो कितना परसेंट बचेगा, तो मैं बोल दूं इफ इनिशियल न्यूक्लियाई is n naught, then after 3 half life बोलो n बराबर कितना जाएगा, तो n नॉट अपॉन 2 to the power n यूजिंग ये, तो n बराबर आ जाएगा बेटा n नॉट अपॉन 2 to the power 3 एंड दिस इज n बराबर n नॉट बाई 8, तो n बराबर n नॉट बाई 8 ही आ गया। इतने बचेंगे, तो बोल दूं 1/8 फ्रैक्शन रिमेनिंग फ्रैक्शन, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई कितना फ्रैक्शन बचेगा, तो 1/8 इतना फ्रैक्शन बचेगा, है ना। डीके फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियर फ्रैक्शन डिकेड डीके फ्रैक्शन कर दो, डीके फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर बोलो, तो हम बोल दूं ये आ जाएगा n नॉट, अरे यार 1 माइनस 1/8 बचा, तो हम बोल दूं 7/8, तो 7/8 फ्रैक्शन डीके हो जाएगा, तो 1/8 बचा 7/8 डीके हो जाएगा, 1 माइनस 1/8 तो 7/8 डीके हो जाएगा। क्लियर है क्या, आगे आ जाओ। अब परसेंटेज में देखूं, अच्छा परसेंटेज भी यही निकाल लेते हैं ना, परसेंटेज, तो परसेंटेज चलो अगले स्टेप में, तो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियर, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियर या रिमेनिंग न्यूक्लियर परसेंटेज, रिमेनिंग न्यूक्लियर परसेंटेज कितना आ जाएगा, n नॉट बाई 8 बचा, n नॉट था इंटू 100, तो बचे कितना परसेंट बचा, तो ये 1/8, तो ये आ जाएगा 4 25 बटा, तो 12.5%, ए बेटा 12.5% बचा। अच्छा डीके का परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ या डीके परसेंटेज बोलो कितना आ जाएगा, तो 7/8 7 n नॉट बाई 8 डीके हो गया और था n नॉट इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना बेटा 87.5%, और चाहो तो उधर से भी निकाल सकते हो, तो इतना परसेंट डीके हो गया, इतना परसेंट बचा, इतना फ्रैक्शन बचा, इतना फ्रैक्शन डीके हो गया, इतना फ्रैक्शन बचा और इतना फ्रैक्शन डीके हो गया। तो फ्रैक्शन परसेंटेज कुछ भी पूछे कर लोगे क्या सर, समझ में आ गई, क्लियर है। चलो इसके आगे कल बात करेंगे बेटा।